हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर असम लामा आपका बायो वाले गुरुजी चैनल पर वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट बायोलॉजी सीरीज का जो पार्ट 8 है यानी 8वां भाग पढ़ा था। आज मैं पार्ट 9 लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कोशिका के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी स्पेशली जो अंतःप्रद्रवी जालिका है उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है सारी क्लासें पिछली क्लासें पसंद आई होगी। कंपटीशन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं और इस सीरीज में हम डेली एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो आप कह सकते हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट इसके थ्रू मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोशिका के अंदर पार्ट 9, जिसमें हम पढ़ेंगे आज एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम यानी अंतः झिल्ली का तंत्र। तो फ्रेंड्स, ये जो टर्म है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को इसके बारे में जो शुरुआती तौर पे पता नहीं रहता है। तो यहाँ पर अंतः झिल्ली जो तंत्रिका है, इसका बेसिक मीनिंग क्या है, यानी यहाँ पर अंतः झिल्ली का जो तंत्र है ना, उसका क्या बेसिक मीनिंग है। अंतः झिल्ली का तंत्र जो है, इसका क्या बेसिक मीनिंग है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। तो हम बोलेंगे अंतः यानी इनसाइड, झिल्ली का मतलब झिल्लियों से बना हुआ एक तंत्र है, यानी कोशिका के अंदर झिल्लियों से बना हुआ एक तंत्र है। तो यहाँ ये फिगर देख सकते हैं, ये आपका क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस है यानी ये केंद्रक है, ठीक है ना। और ये यहाँ पर क्या है, अंतःप्रद्रवी जालिका है यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये। और ये क्या है, गोल्गी काय है, क्या है ये, गोल्गी बॉडी। तो इस तरीके से बेटा ये गोल्गी बॉडी है। फिर इसके बाद में ये क्या है, तो बोले ये आपका लाइसोसोम है ना, जो कोशिकांग हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कार्यात्मक रूप से ये सारे जो कोशिकांग हैं यानी फंक्शनली ये कोशिकांग एसोसिएटेड हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जिकाय, लाइसोसोम और एक रिक्तिका और है यानी जो वैक्यूल है वो भी, ये सारे कार्यात्मक रूप से एसोसिएटेड हैं। इसलिए इन सब को सम्मिलित रूप से नेम दिया है अंतः झिल्ली का तंत्र, यानी ये सब झिल्लियों से बने हुए हैं और अंतःप्रद्रवी जालिका से कार्य स्टार्ट होता है। उसका कुछ पार्ट ये करती है यानी कुछ पदार्थों का निर्माण करती है। फिर उसके बाद में गोल्जिकाय है, उन पदार्थों का कुछ रूपांतरण करता है, पैकेजिंग करता है, उसी से लाइसोसोम बनता है एंड उसी से एक तरीके से वैक्यूल के अंदर पदार्थ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं ये जो पूरा जो तंत्र है अंतः झिल्ली का तंत्र, इसमें ये 4 कोशिकांग हैं, 4 सेल ऑर्गेनेली हैं इसमें। पहला है अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको इन शॉर्ट आप ER से बोल सकते हैं। दूसरा है गोल्जिका यानी गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपेरेटस। तीसरा है लाइसोसोम और चौथा है रिक्तिका यानी वैक्यूल। अब यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस की होगी कि ये ऑल यानी 4 जो कोशिकांग हैं, चारों के चारों कोशिकांग बेटा क्या हैं, बोले एकल झिल्लीबद्ध हैं। एकल झिल्लीबद्ध यानी एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं सारे के सारे। सारे कैसे हैं, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, यानी इन सब के ऊपर क्या है, बोले सिंगल मेम्ब्रेन ही है। क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है यानी डबल मेम्ब्रेन नहीं है। तो हमने शुरू में ही कोशिका में हमने पढ़ा था। तो ये चारों के चारों क्या है, एक अंतः झिल्ली का तंत्र बनाते हैं। और अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER। तो बेटा देखो जो ER है ये क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है कोशिका के लिए। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले तो इसकी जो खोज है यानी इसकी जो डिस्कवरी है वो पोर्टर ने की। पोर्टर एक साइंटिस्ट है, तो पोर्टर नाम आपको डायरेक्ट इतना ही याद रखना है इसकी खोज की कोशिका के अंदर। अब ये कोशिका में किस कोशिका में नहीं होती, बोले प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होती है। किस में नहीं होती, इन प्रोकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स हैं मीन्स जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनके अंदर नहीं होती है। और जो RBC है यानी जो इरिथ्रोसाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, इरिथ्रोसाइट यानी जो RBC जो मैमेलियंस में स्तनधारियों में होती है उसमें भी ये एब्सेंट होती है। तो देखो प्रोकैरियोट्स में तो होती ही नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो झिल्ली युक्त कोशिकांग ही नहीं होता, RBC में भी नहीं है। तो इस प्रकार से इन कोशिकाओं में नहीं, बाकी सभी कोशिकाओं में ये होती है। तो कोशिका के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए ये आपका केंद्रक है। केंद्रक को हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें ऐसे पोर बने हुए हैं, बहुत सारे छिद्र बने हुए हैं। देखो यहाँ पर ऐसे पोर बने हुए हैं केंद्रक के अंदर, और केंद्रक से ही ये देखो ये आपकी अंतःप्रद्रवी जालिका ऐसे जुड़ी हुई है। देखो इस तरीके से यहाँ से अंतःप्रद्रवी जालिका केंद्रक से ही ऐसे जुड़ी हुई है, मतलब यहीं से फैल रही है, यहीं से स्टार्ट हो रही है, इस तरीके से है।
इधर भी ऐसे है। और इस अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर अगर देखें तो यहां पर ऐसे आपको कुछ कण जैसी संरचनाएं भी दिख रही हैं। तो बेटा ये क्या है, तो अब इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो अंतःप्रद्रवी जालिका देखने में कैसे लग रही है, बोले ये नलिकाओं का एक जाल है, यानी नलिकाओं का जाल जैसा दिख रहा है, यानी नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। ये कैसा दिख रहा है अंतःप्रद्रवी जालिका, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, यानी नलिकाओं का एक जाल दिख रहा है ऐसे मान लो, ठीक है ना, जो पूरी कोशिका में फैला रहता है। कहां से कहां फैला रहता है, बोले केंद्रक झिल्ली से स्टार्ट होता है और कोशिका झिल्ली, यानी इसके बाहर की तरफ कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली तक, यानी फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है अंतःप्रद्रवी जालिका, और कहां तक है, सेल मेम्ब्रेन तक ये फैली हुई है। तो इस तरीके से आप यहां देख सकते हैं, ये तो सिर्फ आंतरिक भाग को दिखाया है कि केंद्रक से स्टार्ट होती है और इस कोशिका झिल्ली तक यानी सेल मेम्ब्रेन तक फैली हुई है, यानी पूरा जाल फैला हुआ है, नलिकाओं का एक जाल फैला हुआ है। इसीलिए बेटा इस जाल की वजह से ही, यानी इस नेटवर्क की वजह से ही आप यहां अंतःप्रद्रवी जाल को, अंतःप्रद्रवी जालिका को कोशिका का कंकाल या फिर कोशिका का अंतः कंकाल इसको कहते हैं। यानी जैसे हमारे अंदर अस्थियों से बना हुआ कंकाल होता है, स्केलेटन होता है, वैसे यहां पर अंतःप्रद्रवी जालिका क्या बना रही है, स्केलेटन, यानी एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल। कोशिका का क्या है, ये कंकाल है, एंडोस्केलेटन ऑफ सेल। तो इस तरीके से ये पूरी कोशिका में फैली रहती है। अब यहां पर ये इस तरीके की संरचनाएं दिख रही है, यहां पर तो देखो ऐसे संरचनाएं दिख रही है, यहां पर ऐसे नलिका जैसी संरचनाएं दिख रही है, यहाँ पे गोल गोल संरचनाएं दिख रही है ना, कुछ अलग है ना, यहाँ पर इस तरीके की संरचनाएं हैं, यहाँ गोल गोल है और यहाँ पर इस तरीके की है। तो ये तीनों संरचनाओं से मिलकर ये बना हुआ है। साथ में यहाँ पर ये पीले पीले कलर के जो मैंने यहाँ डॉट दिखाए हैं, ये क्या है, बोले ये राइबोसोम है। तो अब हम पढ़ेंगे आगे कि यहाँ पर हम बताएंगे कि जो अंतःप्रद्रवी जालिका है वो किन चीजों से मिलकर बनी होती है, यानी अंतःप्रद्रवी जालिका के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस फिगर में आपने देखा था यहाँ पर इस तरीके की संरचनाएं हैं, ऐसी संरचनाएं भी हैं और ऐसी संरचनाएं भी, तीन प्रकार की संरचनाएं हैं। तो ये तीनों प्रकार की संरचनाओं को यहाँ हम चित्र में देख सकते हैं। इन तीन कंपोनेंट से आपकी अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनी होती है। फर्स्ट कंपोनेंट है सिस्टर्नी, क्या बोलते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, सिस्टर्नी। सेकंड कंपोनेंट है यहाँ पर वेसिकल्स, ये वेसिकल्स ऐसी संरचनाएं। थर्ड कंपोनेंट है ट्यूब्यूल्स यानी नलिकाएं। तो बेटा इस तरीके से अंतःप्रद्रवी जालिका के घटक हैं, पहला सिस्टर्नी, दूसरा वेसिकल, तीसरा ट्यूब्यूल, यानी सिस्टर्नी, पुट्टिकाएं और नलिकाएं। तो आपको चित्र में देखने से पता चल गया होगा, यहाँ पर सिस्टर्नी को देख रहे हैं तो कैसी दिख रही है, ये अशाखित है, यानी लंबी लंबी है लेकिन अशाखित है, यानी कहने का मतलब ये चपटी नलिकाएं हैं, ऐसे मान लो। कैसी हैं, चपटी नलिकाएं, गोल गोल नलिकाएं नहीं है, चपटी नलिकाएं हैं। और ये कैसी हैं, अशाखित है, मतलब क्या होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं। तो ये शब्द याद रखना है कि सिस्टर्नी क्या होती हैं, अशाखित होती हैं। कभी कभी एजिटी स्टेटमेंट आ जाता है कि, है ना, तो अशाखित होती हैं। और इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, तो बोले इनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है सिस्टर्नी पे, है ना। यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में, देखो राइबोसोम के ये कण इस पे चिपके हुए हैं ऐसे बहुत सारे, ठीक है ना, इसकी सतह पे चिपके हुए हैं। तो राइबोसोम प्रेजेंट है और इसको क्या बोल रहे हैं, सिस्टर्नी, क्या कह रहे हैं, सिस्टर्नी। और इस सिस्टर्नी के इनसाइड का जो स्पेस है, यानी जैसे मान लीजिए ये एक चपटी नलिका है ना, इसको गोल नलिका ना बोल के इस तरीके से हम कह देंगे एक चपटी नलिका है, ठीक है ना, इस तरह बोल देते हैं। तो ये ऊपर से जब इसको देखोगे, ऊपर से देखोगे तो कैसी दिखेगी, इस तरीके से दिखेगी। ऊपर से देखने पर कैसी दिखती है, इस तरीके की दिखती है। तो अब यहाँ कह सकते हैं कि साहब ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका है वो चपटी नलिकाओं के से बनी हुई है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी पे क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है। फिर आता है पुट्टिकाएं। पुट्टिकाएं कैसी हैं, गोल गोल दिख रही हैं, गोल गोल दिख रही हैं, यानी वेसिकल गोल गोल दिख रही हैं, ठीक। ऐसे ही नलिकाएं, नलिकाएं बेटा यहाँ पर तो कुछ सीधी ना होकर शाखित भी हैं। कैसी हैं, जो ट्यूब्यूल्स हैं वो कैसी हैं, शाखित भी हैं, यानी ब्रांच्ड भी हैं। तो अभी आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि सिस्टर्नी अशाखित यानी अनब्रांच्ड होती है और ट्यूब्यूल्स जो नलिकाएं हैं वो शाखित होती हैं। पहला तो ये ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इन पे राइबोसोम प्रेजेंट हैं। देखो राइबोसोम प्रेजेंट किस पर है, सिस्टर्नी पे राइबोसोम मेनली प्रेजेंट हैं और वेसिकल पे भी प्रेजेंट हैं, लेकिन ट्यूब्यूल्स पे नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जनरली जो राइबोसोम है वो सिस्टर्नी पे ही प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में देखें अंतःप्रद्रवी जालिका के प्रकार, यानी किससे बनी हुई है तो हमने पढ़ा, लेकिन इसके टाइप क्या क्या हैं तो हम यहाँ बोलेंगे। देखो इस फिगर को देखो, ये केंद्रक है अपना, ये क्या है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस से ही ये सटी हुई है एक तरीके से। तो न्यूक्लियस से जो सटी हुई है वो क्या है, रफ ईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आरईआर बोल सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, क्या बोलेंगे इसको, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब खुरदरी क्यों है, बोले ये दिख रही है लेकिन इस पे ये डॉट डॉट जो दिख रहे हैं ना, इनकी वजह से ये खुरदरी महसूस होती है। ये डॉट डॉट किसके बने हुए हैं, बोले ये राइबोसोम के कण हैं। क्या है बेटा, राइबोसोम के कण हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, खुरदरी। दूसरे वाला भाग जो ये दिख रहा है देखो, ये किससे बना हुआ है, बोले ये ट्यूब्यूल से बना हुआ है, नलिकाओं से बना हुआ है। देखो यहाँ पर, तो ये जो भाग है ये क्या है, इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। क्या कहेंगे, SER। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, राइबोसोम नहीं है ना, इसकी सतह क्या है, चिकनी है, राइबोसोम नहीं है तो चिकनी है, इसलिए इसको बोल दिया चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसकी सतह पे यहाँ राइबोसोम प्रेजेंट है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका बोल दिया। अब बेटा ये दो टाइप हैं इसके, तो पहला जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है उसमें मेनली क्या प्रेजेंट होता है, बोले मेनली इसके अंदर सिस्टर्नी जो अभी हमने बताई थी है ना, अशाखित संरचनाएं वो ही प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, सिस्टर्नी प्रेजेंट है, ठीक है ना बेटा, सिस्टर्नी प्रेजेंट है। तो बेटा सिस्टर्नी प्रेजेंट है, सिस्टर्नी यहां पर इसको बना रही है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका को, लेकिन जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका यानी रफ ईआर और जो राइबोसोम है, हमने अभी बोला खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका मतलब उस पर राइबोसोम के कण चिपके हुए हैं। तो क्या ऐसे ही चिपके हुए हैं, किसी सतह पे कोई चीज चिपकती है तो कोई चिपकाने के लिए तो चाहिए, तो बोले किससे चिपके हुए हैं, बोले राइबोफोरिन नामक ग्लाइकोप्रोटीन से ये चिपके हुए हैं। किससे चिपके हुए बेटा, राइबोफोरिन ग्लाइकोप्रोटीन। अब राइबोफोरिन भी दो टाइप का है, किससे चिपके हुए हैं, राइबोफोरिन ग्लाइकोप्रोटीन है ना, राइबोफोरिन ग्लाइकोप्रोटीन है यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बना हुआ संरचना है। तो देखो इसका नाम देखो राइबोफोरिन, राइबोफोरिन मतलब राइबोसोम से रिलेटेड है। तो राइबोसोम को किसके साथ जोड़ रही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में। तो यहां पर जो राइबोसोम है वो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपका हुआ है, किसकी मदद से चिपका हुआ है, राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकंड की मदद से चिपका हुआ है। तो राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है और इनकी मदद से राइबोसोम ईआर पे चिपका रहता है, और इसीलिए राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ही इस ईआर को क्या बोलते हैं, RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। अब जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका की एक खास बात है कि ये केंद्रक झिल्ली के साथ सतत रहती है, यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके साथ कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस का मतलब केंद्रक झिल्ली यहां तक थी, उसके बाद में भी देखो झिल्ली से बना हुआ ऐसे तंत्र है, तो इसका मतलब केंद्रक झिल्ली के साथ का एक सतत पार्ट है, यानी एक तरीके से केंद्रक झिल्ली का एक्सटेंड फॉर्म है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं केंद्रक झिल्ली के साथ ये सतत है, यानी इसलिए केंद्रक झिल्ली से जुड़ी होने के कारण अब इसको हम क्या कह देंगे कि ये अधिक स्थायी संरचना है, मोर एक तरीके से परमानेंट स्ट्रक्चर। क्या है, मोर परमानेंट स्ट्रक्चर है ये। अब किसके कंपेयर में ज्यादा स्थायी है, तो बोलेंगे जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है जो आगे आएगी उसके कंपेयर में ये ज्यादा स्थायी है। क्यों, क्योंकि इसके साथ में न्यूक्लियस के साथ में चिपकी हुई है। तो आपको ये दो चीजें यहां ध्यान रखनी है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तो केंद्रक झिल्ली के साथ सतत रहती है, इसलिए इसको हम अधिक स्थायी बोल रहे हैं। दूसरी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम राइबोफोरिन फर्स्ट और सेकंड नामक ग्लाइकोप्रोटीन की मदद से जुड़े रहते हैं। ये बीच में मैंने इसीलिए लिखा है कि रफ ईआर पे राइबोसोम चिपके हुए हैं, किसकी मदद से, तो बोले राइबोफोरिन की मदद से चिपके हुए हैं। फिर इसके बाद में बेटा देखो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका के कार्य क्या है। अब आपको कोई कार्य पूछे तो आपको ये ध्यान रखना है स्पेशली कि प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस करती है। प्रोटीन सिंथेसिस यानी कोशिका के अंदर जो भी चीज बनती है तो मेनली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ऐसे ही तो बनते हैं। प्रोटीन बनता है, वसा बनता है और कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट तो मुक्त रूप से कोशिका में होता नहीं है, बाहर से जो खाते हैं वो ही वहां पहुंचता है, लेकिन कुछ आवश्यक तौर पे बनता है। तो आप कह सकते हैं तो मेनली जो प्रोटीन बनता है और जो वसा बनते हैं वो कोशिका में बनते हैं। तो प्रोटीन और जो वसा है यानी प्रोटीन और जो लिपिड हैं ये अंतःप्रद्रवी जालिका में ही बनते हैं। लेकिन खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, यहां पर हम बोलेंगे खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका के क्या कार्य हैं या फंक्शन क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो हम बोलेंगे प्रोटीन संश्लेषण। यानी प्रोटीन तो किस में बनेगा, रफ वाले में। क्यों बनेगा, क्योंकि यहां पर जो ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस पर क्या है, राइबोसोम। और राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं बेटा
प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम इस अंतःप्रद्रवी जालिका पे चिपके हुए हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पर ईआर का काम क्या हो गया? प्रोटीन निर्माण। एक तरीके से ईआर ने क्या किया? प्रोटीन निर्माण किया। वैसे देखा जाए तो ये खुद नहीं बना रही है, राइबोसोम इसमें मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी राइबोसोम किसके गर्भ में है, किसके सिर पे बैठा है? बोले ईआर के पास में बैठा है, ईआर से चिपका हुआ है। तो ये काम किसका हो गया? एक तरीके से ईआर का ही हो गया। तो आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि ईआर के साथ में जब राइबोसोम अटैच हो जाता है तो उसको बोलते हैं आरईआर, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, तो इसलिए अंतःप्रद्रवी जालिका का काम क्या हो गया? इस रफ ईआर का क्या काम हो गया? प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। अब बेटा दूसरी जो अंतःप्रद्रवी जालिका वो है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इसकी सतह बिल्कुल चिकनी है। अब इस पर राइबोसोम उपस्थित नहीं है। तो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका तो मेनली जो सिस्टर्नी है उससे बनी हुई थी, लेकिन चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका किससे बनी हुई है? तो बोले चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका मूल रूप से नलिकाओं यानी ट्यूब्यूल्स व पुट्टिकाओं यानी वेसिकल्स उनसे बनी हुई है। किससे बनी है? ट्यूब्यूल एंड वेसिकल से बनी हुई है। तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में मूल रूप से क्या है? नलिकाएं व पुट्टिकाएं, यानी ट्यूब्यूल्स में वेसिकल्स हैं। तीन कंपोनेंट बताए थे, सिस्टर्नी, पुट्टिकाएं और नलिकाएं, यानी सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। तो सिस्टर्नी मूल रूप से किसको बनाती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। लेकिन ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स मूल रूप से किसे बनाते हैं? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका को, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाते हैं। तो इनमें क्या एब्सेंट है? सिस्टर्नी इनके अंदर एब्सेंट है। एसईआर के अंदर क्या एब्सेंट है? यानी इसको हम एसईआर बोल सकते हैं। तो एसईआर में क्या एब्सेंट है? ये सिस्टर्नी एब्सेंट है, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल प्रेजेंट है। साथ में और क्या एब्सेंट है? राइबोसोम भी एब्सेंट है, राइबोसोम भी नहीं होता। यानी एसईआर में सिस्टर्नी भी नहीं है, राइबोसोम भी नहीं है। तो फिर किससे बना हुआ है? ये ट्यूब्यूल्स और वेसिकल से बना हुआ है। अब ये कहां स्थित है? रफ ईआर के लिए तो हमने बोला कि वो केंद्रक के साथ में जुड़े हुए है, केंद्रक के साथ में सतत है। लेकिन यहां पर बात करेंगे इसकी, ये परिधि पर स्थित है। कहां पर? कोशिका की परिधि पे, यानी आप कह सकते हैं अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से दूर है ये, ठीक है ना। यानी न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, तो परिधि पर स्थित है, यानी नियर टू दी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट पास में है। केंद्रक के पास में नहीं है, सेल मेम्ब्रेन के पास में है। यानी जैसे ये केंद्रक था, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब आपकी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका तो यहीं पर आ गई, ठीक है ना, ऐसे यहीं पर आ गई। लेकिन जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है वो आप कह सकते हैं इधर यहां तक है। तो ये वाला, ये जो रफ है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है, उसको तो हम बोल देंगे ये यहीं पर आ गई साहब। ये वाला भाग यानी केंद्रक के पास में है, और ये परिधि की तरफ है, यानी ये कहाँ है? केंद्रक से दूर है, यानी कोशिका झिल्ली के समीप है। तो बेटा यहां देखो ये चिकनी है और ये खुरदरी है, इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। अब ये दूर है यहां से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो पास में थी, इसलिए वो स्थायी थी। लेकिन ये जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है, जो खुद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है? दूर होने के कारण जो एसईआर क्या है? कम स्थायी संरचना है, लेस परमानेंट या लेस स्टेबल, परमानेंट ना बोल के लेस स्टेबल, कम स्थायी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में ये मूल अंतर है। फिर इसके बाद में चलते हैं कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका अब क्या काम करती है? तो बोले उपापचय से संबंधित कार्य करती है। उपापचय का मतलब क्या होता है बेटा? मेटाबॉलिज्म, यानी कोशिका में जो क्रियाएं चलती हैं, जो टूट फूट की क्रियाएं, निर्माण की क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म उससे रिलेटेड है। ये मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। और क्या बनाती है? बोले लिपिड का संश्लेषण करती है, यानी कोशिका में क्या करती है? बोले लिपिड सिंथेसिस, यानी वसा को बनाती है, यानी जो वसा है, लिपिड है, उनका निर्माण करती है। तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका का नाम चिकनी है तो वसा चिकनी होती है, तो ऐसे ध्यान रख लेंगे। और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, खुरदरी है, उस पर राइबोसोम है, तो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, तो उसका कार्य हो गया प्रोटीन बनाना। तो दोनों का कार्य मूल रूप से ये ध्यान रखना है। अब इसके कुछ अन्य कार्य भी हैं, यानी वसा का निर्माण तो कर रही है, लेकिन वसा के जैसे ही कुछ पदार्थ हैं जिनको बोलते हैं स्टेरॉइड, और स्टेरॉइड से हार्मोन बनते हैं। तो उन हार्मोनों को कौन बनाती है? बोले स्टेरॉइडल हार्मोन का निर्माण कौन करती है?
तो हम बोलेंगे चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका स्टेरॉयडल हार्मोन का संश्लेषण भी करती है, स्टेरॉयडल हार्मोन का सिंथेसिस भी करती है। तो यहाँ पर लिपिड का सिंथेसिस हुआ, स्टेरॉयडल हार्मोन का सिंथेसिस हुआ, साथ में स्फीरोसोम एक कोशिकांग है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, स्फीरोसोम को आगे पढ़ेंगे, उस कोशिकांग का निर्माण भी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका ही करती है। तो बेटा इस तरीके से चिकनी स्फीरोसोम है वो वसा के संग्रहण से ही संबंधित एक कोशिकांग है, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका भी वसा के संश्लेषण से रिलेटेड है। तो वसा का संश्लेषण चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में होता है, स्टेरॉयडल हार्मोन का संश्लेषण इसमें होता है, स्फीरोसोम का निर्माण भी इसी में होता है। फिर इसके बाद में हम अब सामूहिक रूप से ER के सभी कार्यों को एक बार दोबारा से पढ़ेंगे, यानी अंतःप्रद्रवी जालिका के जो कार्य हैं, यानी अंतःप्रद्रवी जो जालिका है उसके कार्य, अंतःप्रद्रवी जालिका के कार्य, क्या क्या कार्य हैं बेटा, ये हमें यहां पर थोड़ा सा देखना है। तो क्या कार्य हैं अंतःप्रद्रवी जालिका के, तो बोले पहला कार्य तो है पदार्थों का आदान प्रदान करना, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, यानी ये एक जनरल कार्य हो गया, यानी अंतःप्रद्रवी जालिका के माध्यम से पदार्थ हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं कहां से, बोले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक, यानी कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली से लेकर के कोशिका झिल्ली तक पहुंचते हैं, केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक पहुंच जाते हैं। तो ये तो एक जनरल कार्य हो गया, इसका यहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं है। ऐसे ये कोशिका का कंकाल बनाती है, यानी स्केलेटन ऑफ द सेल, इसको क्या बोलते हैं, स्केलेटन ऑफ सेल बोलते हैं। तो ये भी अपने आप में एक सहयोगी कार्य हो गया। लेकिन एक विशेष कार्य है विष मुक्तिकरण, यानी निराविषीकरण, जिसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। क्या बोलेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन। यहां पर देखो शब्द देखो, टॉक्सिफिकेशन का मतलब, टॉक्सिक का मतलब होता है विषैला पदार्थ, और डिटॉक्सी का मतलब विष मुक्तिकरण यानी निराविषीकरण, यानी उस विष को नष्ट करना, यानी विषैले पदार्थों को एक तरीके से क्या करती है, नष्ट करती है, या विषैले पदार्थों का प्रभाव कम कर देती है। कि क्या करती है, विषैले पदार्थों का प्रभाव या विषैले पदार्थों को प्रभावहीन कर देती है ना, प्रभावहीन करना इनका काम हो गया, यानी जो विषैला पदार्थ है उसको इनइफेक्टिव कर देती है, उसको डिटॉक्सिफाई कर देती है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम है, और डिटॉक्सिफिकेशन में मेनली जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है वो इन्वॉल्व होती है। ऐसे ही बेटा अंतःप्रद्रवी जालिका को एक नाम और दिया गया है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन कहाँ की अंतःप्रद्रवी जालिका, बोले मांसपेशियों की, यानी मसल्स की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी मसल्स ER, जिसको है ना मसल ER, यानी मांसपेशियों में जो ER है उसको क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन का संग्रहण करती है। साथ में क्या करती है, कैल्शियम आयन के संग्रहण से इसका क्या काम हो गया, पेशीय संकुचन, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन में इसका रोल हो गया। मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल जब संकुचित होती है तो कैल्शियम आयन चाहिए हमें, कैल्शियम आयन होगा तभी तो मसल संकुचित होंगी। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER का ही एक रूप है, यानी मांसपेशियों में यानी मसल्स में जो ER है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कैल्शियम को संग्रहित करती है, और कैल्शियम की वजह से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मांसपेशियों में संकुचन होता है। ऐसे स्पीरोसोम का निर्माण अभी हमने बोला, ठीक। ऐसे ही बोले रफ ER प्रोटीन का संश्लेषण करती है, और स्मूथ ER जो है वो क्या करती है, लिपिड का संश्लेषण करती है। ऐसे ही बेटा गोल्गी बॉडी का निर्माण भी RER के द्वारा होता है। तो इस तरीके से ER के द्वारा होता है गोल्गी बॉडी का निर्माण। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये सारे के सारे इसके कार्य हैं। तो बेटा ये कोशिकांग बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस कोशिकांग के अंदर हमने लगभग सारी चीजों को हमने पढ़ा, यानी प्रकार पढ़े इनके, इनमें अंतर पढ़े, है ना, कहाँ पर ये लोकेटेड हैं और साथ में ये किस चीज से बनी हुई है, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। नेक्स्ट क्लास में हम गोल्जी का एवं अदर कोशिकाओं को पढ़ेंगे। तो ये उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। जल्दी से बाय वाले गुरुजी चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है ना, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो ताकि अन्य लोगों तक भी पहुंचे। और उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। तो रेगुलर ऐसे ही बनी रहिए, ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, ऐसे ही रोजाना एक क्लास आपको मिलती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।